अरे सोनी बेटा, जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले, पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर 2-2 दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा, अब क्या करें? माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब सरला का नंबर आया तब तक पानी जा चुका था। अरे पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे? आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भरकर लाई हैं? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ये पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सोनी बेटा चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं, पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती हैं। भैया, यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया। गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ अब हम क्या करेंगे, मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए, मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। मॉम आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो। पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं, सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है, नल बंद कर देती हूँ। सोनी ये क्या बदतमीजी है, तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता, पर हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू ये क्या तमीज है, इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे, क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। बीबी जी सिंक में पानी का नल चल रहा है, तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मालकिन काम खत्म हो गया था, क्या मैं पीने का पानी बोतल में भर कर ले जा सकती हूँ? एक बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी, तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है, मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी, प्रिया ठीक कह रही है, इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई, आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आए कर, हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं, अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं? मालकिन अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहां से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ। प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे, उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं।
सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे। 40 मेहमानों की रसोई। अनीता सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही थी और उसके बावर्ची रामू काका उसकी मदद कर रहे थे। और अनीता रामू पर चिल्लाते हुए कहती है, रामू काका जल्दी जल्दी मेरी मदद कीजिए। पूरे 40 लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना ही कोई आसान काम नहीं है। बेटा जी, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी इतने सारे मेहमान एक साथ घर पर बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। इसमें बहुत मेहनत लगेगी और मैं पूरे 10,000 फालतू लूंगा। अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आपको जितने पैसे फालतू चाहिए आप ले लेना, लेकिन अभी के लिए तो ये 40 मेहमानों की रसोई को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना समाज में हमारी नाक कट जाएगी। दरअसल अनीता ने अपने बेटे वैभव की शादी तय कर दी थी और वैभव की सगाई से पहले होने वाले रोके में उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लिया था और वो रिश्तेदार तकरीबन 40 लोग थे। इसलिए अब उसे 40 लोगों की रसोई बनानी पड़ रही थी। कोई नॉनवेज खाता था तो कोई वेजिटेरियन खाता था। ऐसे ही अनीता और रामू काका परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन वैभव रसोई में उन दोनों को खाना बनाते देखता है तो आकर कहता है, माँ, आप सबके लिए कोई केटरिंग वाले का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर देते? ऐसे तो आप खाना बनाते बनाते आधे पागल हो जाओगे। माना आप मेरी लव मैरिज कर रहे हैं इसीलिए मैं खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप लोगों का दुख दिखाई न दे। आप लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शादी ब्याह के घर में इतनी दिक्कत परेशानी तो चलती ही है बेटा, अब क्या करें। मेहमानों को हमने इतने प्यार से बुलाया है, उन्हें किसी चीज के लिए मना भी तो नहीं कर सकते ना। बेटा जी, माना कि आप मुझे 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह में से फालतू दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पैसे लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों पागलों की तरह घर के काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मेहमान हर खाने की बुराई करते हैं। इस तरह वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से मेहमान जो कि खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे वो आवाज लगाने लगते हैं, मेरी बिना प्याज की सब्जी बनी या नहीं बनी? अरे भाई मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अनीता दीदी जल्दी से मेरे लिए सब्जी ले आओ, भूख के कारण पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। अरे बहन जी, बिना लहसुन प्याज वाली आलू की सब्जी बन गई हो तो ले आओ जरा, बहुत भूख लग रही है हमें। कल रात को भी सिर्फ 5 रोटी खाकर सो गया था, चावलों से तो वैसे भी पेट नहीं भरता। अनीता बेटा, जब इन लोगों ने आपका हाल ऐसा शादी से पहले ही कर दिया है तो ये लोग आगे क्या करेंगे? अब मेरा मतलब है अभी शादी होने में समय है और इन्होंने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी। सोचिए शादी तक ये लोग क्या करेंगे। अनीता और रामू काका दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे और वैभव भी एक हद तक जितना अनीता और रामू काका को समझा सकता था वो समझाकर थक चुका था। लेकिन इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन अनीता ने वैभव के पास आकर कहा, वैभव तू सही कह रहा था, मुझसे गलती हो गई। मैं इन 40 मेहमानों का खाना ऐसे नहीं संभाल सकती। अभी भी रोके में 2 दिन है। ये मेहमान तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। इन लोगों के लिए कोई केटरिंग का इंतजाम कर दे। अरे माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इतने मेहमानों की देखभाल करने से अच्छा है कि हम लोग केटरिंग का इंतजाम कर देते हैं। उससे हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी माँ को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना कर और कोई केटरिंग वाला अच्छा सा बुला दे जिससे सारा काम आसानी से हो जाए। वैभव अब तुरंत ही अपने दोस्तों को कॉल करता है और मधु नाम की एक लड़की को केटरिंग के लिए बुला लेता है। वो अपने कुछ कर्मचारी लेकर घर आ जाती है और 40 मेहमानों का खाना संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है। लेकिन वो मेहमानों के आगे जैसे ही खाना परोसती है तो 40 मेहमानों के लिए 40 तरह का खाना परोसने के बाद भी वहाँ बैठे मेहमान उसके खाने की बुराई करने लगते हैं। ये एक ऐसी खीर बनाई है जिसमें मीठा भी बस नाम का डाला है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में सभी को चीनी से एलर्जी है, तभी इतनी कंजूसी दिखाते हुए चीनी डाली है। और ये देखो, ये रोटी कितनी पतली है, ऐसा लग रहा है जैसे रोटी नहीं पापड़ है। और ये सख्त भी बहुत है। अरे इतनी पतली रोटी खाने को मिले तो दांतों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि खाने के दौरान मुंह में रोटी जा रही है या पत्थर ये पता ही नहीं लगेगा। भाई मुझे तो मोटी और नरम रोटी अच्छी लगती है, लेकिन अभी ने कौन बताए। खैर, कैटरिंग वाला खाना तो ऐसा ही होता है। कम से कम अनीता दीदी खाना बना रही थी तो थोड़ा अच्छा तो मिलता था। अब वहाँ खड़ी मधु जब मेहमानों की ऐसी बातें सुनती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूट पड़ती।
बस बहुत हो गया, 40 मेहमानों के 40 नखरे हैं। 40 मेहमानों की रसोई को संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन 40 मेहमानों को संभालना। अरे जब आप किसी के पास जाकर काम करते हैं या किसी मेहमान के पास जाकर रुकते हैं तो आपको उसके खाने के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अनीता जी, वैभव जी, माफ करना, आपके मेहमान तो थोड़ा भी एडजस्ट करने को राजी ही नहीं है। मधु ये बोलकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है। अब अनीता और वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन रामू काका उनके लिए खाना लेकर टेबल पर लगाने जा रहे थे, लेकिन रामू काका की उम्र लगभग 60 साल थी, जिस वजह से जब वो रायता लेकर जा रहे होते हैं तो उनके हाथों से रायता गिर जाता है। तभी शकुंतला कहती है, ये लो, सत्यानाश कर दिया, सारा का सारा रायता गिरा दिया। अब कितना नुकसान हो गया है, कौन करेगा ये सब? मैं तो कहती हूँ अनीता दीदी, इसकी तनख्वाह से पैसे काट लो। कोई बात नहीं शकुंतला, इतना काम करते हैं रामू काका, हो गई होगी गलती, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो दीदी, काम करते हैं तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए ना। पैसे क्या मुफ्त के आते हैं जो इतनी लापरवाही से खाना बना रहे हैं? अब खाना लेकर आने में भी उनके हाथ में दर्द करने लग गया और खाना गिरा दिया। अब रामू काका से सारी बातें सुनी नहीं जाती और रामू काका बोल पड़ते हैं, सुनिए मैडम, बस बहुत सुन लिया मैंने आपकी। अगर आपको इन परिवार की इतनी पड़ी होती या फिर आप 40 लोगों को इतना ही इस परिवार की फिक्र होती तो 40 तरह का अलग अलग खाना, अलग अलग तरह की रसोई बनवाने से पहले भी सोचते। आप सब लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते। किसी को खाने में मीठा ज्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को नमक ज्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को खाने में लहसुन चाहिए तो किसी को प्याज। अरे हद होती है। और यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा रायता क्या गिर गया, आप लोग तो उसमें नुस्ख निकाल रहे हैं। रामू काका की बातों में सच्चाई थी, लेकिन शकुंतला को अब किसी भी तरह अपनी कमी को पूरा करना था, इसलिए वो कहती है, अनीता दीदी देख क्या रही हो? आपका नौकर हमारी इस तरह बेइज्जती कर रहा है और आप सब कुछ सुन रही हैं। आप उसे पलटकर कोई जवाब भी नहीं दे रही। अब अनीता के भी सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि 40 मेहमानों के लिए खाना बना बना कर वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी। और अनीता कहती है, बस बहुत हो गया, आज तक आपने मुझे जो भी कहा मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन मैं रामू काका के बारे में कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि रामू काका इस घर में 20 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे ज्यादा वैभव का ख्याल रखा है और उसे खाना बना बना कर खिलाया है। बिल्कुल ठीक कहा माँ ने। मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो आज उन्होंने अपने दिल की बात आप सबसे कही। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप 40 लोग हैं, अगर कहीं और भी खाने के लिए जाते तो क्या इसी तरह की हरकत करते हैं? किसी को परेशान करना अच्छी बात है? सारे मेहमान अब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच में उन्हें ये एहसास होता है कि वो 40 लोग थे और अनीता और रामू काका अकेले, और फिर भी वो मिलकर उन 40 मेहमानों की रसोई को अकेले संभाल रहे थे और उन्हें उनकी पसंद का खाना ऐसे खिला रहे थे जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में रुकने के लिए आए हो। अब सभी मेहमानों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहते हैं, माफ करना अनीता दीदी, हमने आपकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं तो महिला हूँ, अपने घर में भी अपना चूल्हा चौका संभालती हूँ, लेकिन फिर यहाँ आकर मैं ऐसे रहने लगी जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में स्टे कर रही हूँ। मुझसे भी गलती हो गई। जब कभी मेरी पत्नी को जरूरत होती थी तो मैं उसे खुद खाना बनाकर खिलाता था, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करवाई। हो सके तो माफ कर देना बहन। सारे मेहमानों को अब ये एहसास होता है कि जहाँ वो अपने घर में अपने परिवार वालों की मदद कराते थे तो यहाँ वो कुछ नहीं करते। और तो और जब वो मेहमान बनकर आए तो उन्होंने यहाँ पर न तो किसी की मदद करवाई और न ही मदद करवाने की सोची। ऊपर से इन सभी लोगों ने अनीता और रामू काका को बेहद परेशान करके रख दिया। न सिर्फ रामू काका बल्कि आए हुए केटरिंग वालों को भी उन्होंने काफी परेशान किया था। इस तरह अब समय गुजरता है और आने वाले समय में वैभव का रोका भी हो जाता है। सारी रस्म खत्म होने के बाद अब सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहीं अब अनीता और रामू काका चैन की एक लंबी सांस लेते हैं।